प्राप्त होता है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो ये नौका बनाने का चटगांव और बंबई के अंदर जो कारखाने थे एक एक करके समाप्त कर दिए गए, ऐसे कानून लागू किए गए, परिणाम स्वरूप भारत का नौका उद्योग समाप्त हो गया। विलियम डिग्वी नाम के एक लेखक ने भारतीय नौका विज्ञान की समाप्ति के इतिहास का वर्णन करते हुए अंत में उसने लिखा कि इस तरह से पूर्व पश्चिम की रानी ने प्राच्य की सागर रानी का वध कर दिया। लेकिन यह अपने आप में एक विकसित प्रक्रिया थी जिसको वस्त्र विज्ञान कहते हैं। उसका तो आप लोग सुनते ही हैं, ढाका की मलमल आदि का वर्णन जो आता है। एक बिल्किंस नाम के व्यक्ति ने मिस्टर बेक को एक कपड़े का छोटा टुकड़ा दिया। वो इतना महीन और बारीक था, उसके थ्रेड कि उसका वजन और उसकी लंबाई का अनुमान करके जब किया तो ध्यान में आया कि 2425 काउंट का धागा था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी 600-700 काउंट से ज्यादा का पतला धागा नहीं कर पाती है। इसलिए वर्णन आता है कि औरंगजेब के दरबार में उसकी लड़की जब कपड़े पहन के वो ढाका की मलमल के जब गई तो औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ कि बेशरम बेहया, तेरे को शर्म नहीं आती जो मर्द गैर मर्दों को अपना बदन दिखाती है। तो लड़की बोलती, अब्बा हुजूर क्या करूं, जो कपड़ा है इतना महीन है कि इसके साथ मैंने पुड़ किए तो भी इतना बारीक है, इतना पारदर्शी है। और इसलिए उस समय के जो लेखकों के वर्णन आते हैं इन भारतीय वस्त्रों के, सुबह की ओस, बफ्ते हवा, चांद सितारे, मयूर कंठ, इतने काव्यमय नाम दिए। और वो कहते हैं कि ये वस्त्र मनुष्यों के नहीं, परियों और तितलियों के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। लेकिन ये भी सारे कारखाने बंद हुए, अंगूठे काटे गए। सोचा था आजादी के बाद जो अंगूठे कटे हैं वापस लौटेंगे, लेकिन हम उस प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाए। बाकी जिसको आजकल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, तो जितनी एक विशेषताएं हैं उन सबको आज की खोज के बहुत पहले आपको मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की, तो न्यूटन का नाम लेते हैं। अच्छा है, न्यूटन ने किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन न्यूटन पहला व्यक्ति नहीं था। न्यूटन से 550 साल पहले भास्कराचार्य ने इस बात को कहा। उनकी लड़की पूछती है लीलावती कि पिताजी कोई भी वस्तु जमीन पे क्यों गिरती है, तो भास्कराचार्य कहते हैं कि आकृष्टश्च मही तया यत् खस्थम गुरु स्वाभिमुखम स्वशक्तिया। ये पृथ्वी जो है इसमें आकर्षण शक्ति है, इसलिए कोई भी वस्तु गिरती है। तो फिर वो कहती है कि बिना आधार के अटके कैसे आसमान के अंदर, तो वो कहते हैं आकृष्यते पततीव भांति समय समन्तात पतत्व्यम खे। यानी चारों ओर से अगर समान बल लगे तो कौन कहां गिरेगा, तो सब एक दूसरे को और संभाले हुए हैं। एक बार मैसूर विश्वविद्यालय के फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से के शाह जो गवर्नर थे, उन्होंने पूछा कि आप कहते हो कि हमारे यहां ये था, हमारे यहां ये था, अच्छा हमारे पूर्वजों को प्रकाश के वेग का ज्ञान था क्या? तो प्रोफेसर शिविया संस्कृत के भी उतने ही जानकार थे, उन्होंने तुरंत कहा कि हां, वेदों का सायन ने जो भाष्य लिखा है उसमें एक जगह एक श्लोक लिखता है कि योजना नाम सहस्त्रे द्वै द्वै शते द्वै च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। यानी 2202 योजन आधे निमिष में रास्ता पार करने वाले प्रकाश तुमको नमस्कार है। ये निमिष को सेकंड में बदलेंगे और योजन को मील के अंदर बदलेंगे तो वही माप आता है जो आधुनिक विज्ञान ने खोजा है। ग्रहण क्यों होता है, तो 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने और उसका प्रतिपादन किया। और वो कहता है कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, छादयति शशि सूर्यम शशिनम, जब छा जाता है इन दोनों के बीच में अगर चंद्र आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और पृथ्वी की छाया पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। इतना ही नहीं तो पृथ्वी से भिन्न भिन्न ग्रहों की दूरी कितनी है, आर्यभट्ट ने उसका माप दिया है आज से और 1500 साल पहले।
और आधुनिक एस्ट्रोनॉमी जो बताती है दोनों लगभग मिलता जुलता है। एस्ट्रोनॉमिकल नापने का एक इकाई है, इसको एयू कहते हैं। एयू है ना 15 लाख 10 लाख किलोमीटर। तो वो 15 लाख किलोमीटर जो सूर्य तक की जो दूरी है उसको आधार मान करके भिन्न भिन्न ग्रहों की दूरियां आधुनिक एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट जो कहता है। तो बुध की दूरी आर्यभट्ट कहता है 0.375 AU है, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी कहती है 0.387 AU है। शुक्र की दूरी आर्यभट्ट कहता है 0.725 AU है और आधुनिक एस्ट्रोनॉमी कहती है 0.723 AU है। जो गुरु है उसकी दूरी आर्यभट्ट कहता है 5.16 AU है, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी कहती है 5.20 AU है। जो शनि है उसकी दूरी आर्यभट्ट कहता है 9.41 AU है, आधुनिक एस्ट्रोनॉमी कहती है 9.54 AU है। मिलता जुलता है। इतना ही नहीं तो कौन ग्रह कितने चक्कर लगातार, किसका कितना वेट है, जो आर्यभट्ट ने कहा आधुनिक एस्ट्रोनॉमी भी वहीं पर पहुंची है। तो एक दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रसंगों में हम देखेंगे ये टाइम और स्पेस का जब सवाल आता है तो समय क्या है, तो प्राचीन काल में उसका जो वर्णन किया गया है वह और आधुनिक साइंटिफिक वर्णन कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित शुक मुनि से पूछते हैं समय का स्वरूप क्या है, उसको नापने का तरीका क्या है। तो शुक उत्तर देते हैं कि विषय का परिवर्तन यही काल का स्वरूप है। यानी जो हम आसपास देखते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम नापते हैं। मान लीजिए अगर एक रास्ता रहे तो आप कैसे पहचानेंगे? अभी उजाला है, इसमें जब बदल होगा, थोड़ा अंधेरा होगा, तब आप रात और दिन कहेंगे। अगर एक ही प्रकार रहेगा तो कैसे नापेंगे? अदल बदल अगर आसपास कुछ भी ना हो तो आप कैसे नापेंगे? तो वो कहते हैं कि विषय का परिवर्तन, इसी से वो अमूर्त काल तत्व अपने आप को व्यक्त करता है। और फिर शुक उसके मेजरमेंट बताते हैं, छोटा और बड़ा। तो सबसे छोटा परमाणु काल, और फिर आगे एक लंबी लिस्ट बताते हैं। वो कहते हैं 2 परमाणु का 1 अणु, 3 अणु का 1 त्रसेणु, 3 त्रसेणु की 1 त्रुटि, 100 त्रुटि का 1 वेद, 3 वेद का 1 लव, 3 लव का 1 निमेष, 3 निमेष का 1 क्षण, 5 क्षण की 1 काष्ठा, 15 काष्ठा का 1 लघु, 15 लघु की 1 नाड़िका, 2 नाड़िका का 1 मुहूर्त और 30 मुहूर्त का 1